Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our top MCQ sessions जो कि हम आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर और मैंने आपको अपने लास्ट सेशन में ही बोला था कि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा हाई है। मतलब बोर्ड्स में जितना ज्यादा इसका वेटेज नहीं है उससे ज्यादा वेटेज इसका एमएसटी सीईटी और नीट एग्जाम में है। तो इस चैप्टर में से कम आपको 7 से 8 एमसीक्यूज तो इजीली आ ही जाते हैं। तो इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ोगे अगर तो फिर आपसे ज्यादा कोई नहीं है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर को मत छोड़ो ऑप्शन में, बिकॉज आपका ही लॉस है क्योंकि चैप्टर छोटा है, चैप्टर डिफिकल्ट भी नहीं है। तो क्यों छोड़ना है ऑप्शन में? सिर्फ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बाकी चैप्टर्स से तो कम ही एग्जाम्पल्स हैं। बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी इस चैप्टर में कम है, तो इसको ऑप्शन में मत छोड़ना। जो बच्चे एमएसटी सीईटी एग्जाम देने वाले हैं और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, दोनों बच्चों के लिए ये एमसीक्यूज यूजफुल हैं क्योंकि दोनों का 12th का सिलेबस सेम है, ठीक है। तो आज के जो भी चैप्टर्स के मतलब जो भी टॉपिक के एमसीक्यूज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपको दो चीजें याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है क्योंकि मैं कमेंट्स देख रही हूँ और मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को आंसर आता है, कितने बच्चों को नहीं आता है और मुझे और कितना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है क्योंकि सीईटी एग्जाम के लिए मुश्किल से 18-19 दिन बचे हैं और अगर अभी भी बच्चों ने सीरियसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं की तो फिर भगवान भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको लाइव लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिले। आप लोगों ने देखा ही होगा कि धीरे धीरे करके अब मैं एमसीक्यूज का नंबर बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। 30-40 ऐसे एमसीक्यूज लेकर आने वाली हूँ मैं, लाइव पीवाईक्यूज। तो उसके लिए आपको चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियो के एंड में आपको नीचे कमेंट करना है कि आज के क्वेश्चंस में से आपको टोटल कितने करेक्ट आंसर्स मिले और आपको अपने साथ एक नोटबुक रखनी है जिसमें आपको साइड बाय साइड टिक करते जाना है। जो राइट क्वेश्चन होगा उसके आगे राइट टिक करो, जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके आगे रॉन्ग टिक करो और फाइनली मार्क्स काउंट करके नीचे कमेंट करो, ठीक है। चलो, without wasting any time, let's start with our first question and that is this. Which enzyme is used as molecular knives in genetic engineering? अभी molecular knife को हम molecular scissor भी बोलते हैं। तो कौन सा एंजाइम है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सीजर का काम करता है, यानी डीएनए वगैरह को कट करने का काम करता है? बताओ। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, लाइगेज के बारे में, गायरेज के बारे में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था और ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मैंने आपको एक खास चीज ये बताई थी कि इस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है। तो मॉलिक्यूलर सीजर ये नाम स्पेसिफिकली किसको दिया गया है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। जिसने जिसने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है जल्दी जल्दी खुद को टिक दे दो। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह नाइस, ये आई थिंक कुछ 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। वन साइकिल ऑफ पीसीआर टेक्स अराउंड हाउ मेनी मिनट्स? बताओ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं? यस, देखो जो लास्ट वाला स्टेप होता है ना, एक्सटेंशन वाला स्टेप, वो स्टेप करने के लिए हमको 2 मिनट्स लगते हैं। लेकिन अगर मैं पूरा पीसीआर प्रोसेस की बात करूं तो एक पूरा पीसीआर यानी कि तीनों स्टेप्स मिलाकर, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन मिलाकर हमको टोटल 3 to 4 मिनट्स लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिसने जिसने ये कमेंट किया है जल्दी से खुद को टिक दे दो, जिसने नहीं किया है ईमानदारी से वहां पे क्रॉस टाइप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of these is not a tool of recombination DNA technology? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम rDNA टेक्नोलॉजी में नहीं यूज करते हैं? कौन सा ऐसा टूल है, कौन सा एंजाइम या कौन सा कंपोनेंट है जो हम rDNA टेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते हैं? बताओ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बिना आरडीएनए टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता है क्योंकि डीएनए वगैरह को कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। वेक्टर डीएनए हमारा व्हीकल डीएनए है, ये हमारे टारगेट डीएनए को अपने क्लोनिंग वेक्टर में लेके, क्लोनिंग होस्ट में लेके जाता है, ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट में। पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर प्रोसेस के लिए यूज होता है, टैक पॉलीमरेज। लेकिन इंट्रॉन्स के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है। देखो बायोलॉजिकल टूल्स में क्या क्या चीजें यूज होती है? एंजाइम, वेक्टर, होस्ट।
ये कहीं पर भी नहीं है ना। ये हमको कहाँ मिलता है? जब हमारा mRNA बनता है। तो यहाँ पर हम mRNA तो बना नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम DNA को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इंट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जिसने जिसने ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है, जल्दी जल्दी खुद को 1 मार्क्स दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। An improved variety of transgenic rice has what improvement? जो नया राइस हम बनाते हैं, उस राइस में कौन सा इम्प्रूव्ड कंपोनेंट होता है, कंटेंट होता है? मतलब राइस में हम ऑयल कंटेंट इंप्रूव करते हैं, आयरन कंटेंट इंप्रूव करते हैं, विटामिन कंटेंट इंप्रूव करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट इंप्रूव करते हैं, क्या करते हैं बताओ? एक हिंट दे दूं? गोल्डन राइस बनाया था हमने। गोल्डन कलर किसके वजह से आता है? यस, कैरोटीनॉइड्स की वजह से, कैरोटीन्स की वजह से। कैरोटीन कौन से विटामिन में बनती है? बताओ बताओ। देखो, जब मैंने वन शॉट लेक्चर लिया था तब मैंने आपको ये चार्ट दिया था, अलग अलग ट्रांसजेनिक प्लांट्स और कौन से प्लांट में हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, ये मैंने आपको चार्ट दिया था। इसका अभी भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो जो राइस हमने बनाया था, ट्रांसजेनिक राइस, गोल्डन राइस, इसमें हमने क्या कंपोनेंट इंप्रूव किया था? दिख रहा है ना? हाँ, इसमें हमने अपना विटामिन का कंपोनेंट इंप्रूव किया था। तो दिस इज विटामिन ए रिच। यस। तो जब हम राइस को ट्रांसजेनिक करते हैं तो उसमें हम विटामिन कंपोनेंट इंप्रूव करते हैं ताकि नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि विटामिन ए अगर कम होगा तो उसके वजह से रॉड सेल्स कम बनते हैं, जिसके वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मतलब ये सेल्स कम बनते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? हमको अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो नाइट ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने विटामिन ए इंप्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following correctly defines a transgenic animal? डेफिनेशन पूछा है, बेसिक डेफिनेशन। ट्रांसजेनिक एनिमल हम किसको कहते हैं बताओ? Which of the following correctly defines a transgenic animal? Yes, ऐसा एनिमल जिसमें हम जीन्स मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, जेनेटिक कंपोनेंट्स को हम मॉडिफाई करते हैं, ऐसे एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया है? एन एनिमल विच हैज फॉरेन डीएनए इन इट्स जीनोम, एन एनिमल विच हैज डीएनए इनटू साइटोप्लाज्म, एन एनिमल विच हैज फॉरेन डीएनए, फर्टाइल एनिमल विच कैरीज एन इंट्रोड्यूस्ड जीन इन इट्स सोमैटिक सेल। ये गलत है, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, या तो ये या तो ये। लेकिन डीएनए कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं होता ना, डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में होता है और आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन होता है? ऐसा एनिमल जिसके बॉडी में हम फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एकदम एकदम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है, एकदम कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, तो इजीली आप कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलीगल एंड unlaw development of biomaterials without payment to the inhabitant of their origin is called as dash। inhabitant of their origins मतलब क्या होता है? जिसने वो चीज बनाई है, जिसने कोई डिस्कवरी की है, उसको बताए बिना, उससे पूछे बिना, इलीगल तरीके से आप उसकी चीज को यूज कर रहे हो, किसी की चीज को आप चोरी कर रहे हो। जैसे समझो अभी धुरंधर 2 मूवी आई है, राइट? तो मूवी का हमने कॉपी बनाया, मतलब थिएटर में बैठे बैठे किसी ने अपने मोबाइल से पूरा मूवी रिकॉर्ड कर लिया और फिर उस मोबाइल की रिकॉर्डेड वीडियो को गूगल पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पायरेसी, है ना? कॉपी करके अपने नाम से डाल देना, दैट इज पायरेसी। तो यहाँ पर अगर किसी के इन्वेंशन को हम उससे पूछे बिना, उनकी परमिशन लिए बिना, कंपनसेशन दिए बिना अगर उनसे उनका काम चुरा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायोपायरेसी, राइट? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने किसने देखी बाय द वे धुरंधर 2? मैंने 1 ही नहीं देखी है, इतनी बड़ी मूवी है कि मेरे में उतना पेशेंस ही नहीं है। फाइन, व्हाटएवर, लेट्स कंटिन्यू। अभी देखना भी मत मूवी, 4-4 4.5 घंटा तुम लोग मूवी देखोगे, फिर बोलोगे मैम आंसर नहीं आता है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ता, खट्टूस खाओगे। एग्जाम के बाद देखना सीधा, ओके? चलो। So consumption of which one of the following foods can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency? मैंने अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चंस पहले ही बताया था। कौन से टाइप का खाना खाने से नाइट ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी?
देखो विटामिन ए के मदद से रॉड सेल्स बनते हैं, ठीक है, और रॉड सेल्स क्या करते हैं, स्कोटॉपिक विजन देने में हमको हेल्प करते हैं, यानी कि अंधेरे में हमको देखने में हेल्प करते हैं, ये नाइट विजन प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन सा ऐसा खाना है जिसमें हमने विटामिन ए इम्प्रूव किया है? फ्लेवर सेवर टोमेटो में हमने इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है, ठीक है, कैनोला में हमने प्रोटीन कंटेंट इंप्रूव किया है, और ब्रिंजल को हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है। ओके, इसमें जल्दी कीड़े नहीं लगेंगे। गोल्डन राइस में हमने क्या किया है? नाइट ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने गोल्डन राइस और गोल्डन मस्टर्ड बनाया है। गोल्डन वर्ड आया मतलब समझ जाओ विटामिन ए है, क्योंकि गोल्डन कलर उसको मिलता है विटामिन ए की वजह से, कैरोटीनॉइड्स की वजह से। तो गोल्डन मस्टर्ड, गोल्डन राइस, ये सब विटामिन ए से बना है, मतलब विटामिन ए इसमें डाला गया है, ठीक है। गोल्डन कलर इज ड्यू टू बीटा कैरोटीन, जो मैंने अभी बोला, जिससे विटामिन ए बनता है। तो गोल्डन राइस इज द क्रॉप विच विल क्योर नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बताओ क्या आएगा आंसर इसका? Which of the following are the parts of biotechnology? In vitro fertilization, लेबोरेटरी में जाइगोट बनाना, स्पर्म और एग को फ्यूज करना, इट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सिंथेसिस ऑफ जीन, नया जीन बनाना, यस। डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, यस। और डीएनए वैक्सीन बनाना, ये सब लेबोरेटरी में ही होता है, और जो प्रोसेस लैब में होता है इट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पे हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is required to perform polymerase chain reaction? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स के लिए आपने बहुत डिटेल में पढ़ा था, पूरा रट्टा मार मार के आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, ये सब आपने पढ़ा था। तो बताओ कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है पीसीआर प्रोसेस करने के लिए, याद करो और बताओ। सबसे पहले डीएनए सैंपल चाहिए, फिर डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, तो हमारे पास डीएनए सैंपल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं दिया है। फिर हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, हीट स्टेबल टैक पॉलीमरेज। न्यूक्लियस एंजाइम नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियस एंजाइम नहीं यूज करते हैं हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम अलग अलग टाइप का होता है, हमको कोई भी न्यूक्लियस नहीं चाहिए, हमको स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। चलो फिर भी एक सेकंड के लिए मान लो कि न्यूक्लियस एंजाइम भी आ जाएगा अपनी कैटेगरी में। फिर और क्या चाहिए होता है हमको पीसीआर प्रोसेस करने के लिए? देखो मैंने पहले बोला डीएनए चाहिए, फिर हमको चाहिए अलग अलग डीएनटीपी मॉलिक्यूल, यस ये हो गया, ये हो गया। फिर हमको चाहिए प्राइमर मॉलिक्यूल्स, यस, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कंपलसरी आएगा। फिर हमको चाहिए हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, और फिर हमको चाहिए मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। एकदम केयरफुली आपको ऑप्शंस देखने हैं, थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हुआ तो आंसर गलत टिक हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ चैप्टर का थियोरी रीड करो, थियोरी रीड करोगे तो आपके मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा। जो बच्चा ऑनेस्टली एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद जब आपका एमसीक्यू रॉन्ग हो जाता है, अगर आप ऑनेस्टली वो रॉन्ग वाले टॉपिक का थियोरी पढ़ोगे और फिर से आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ ये चीज आप 10 दिन तक करो, रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करो, जो जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ वो क्वेश्चन का थियोरी पढ़ो, फिर से मॉक टेस्ट सॉल्व करो। आप ऐसा 10 दिन तक लगातार करो, आई गारंटी इट कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। एक दिन करने से, 2 दिन करने से नहीं होगा, 3 दिन करने से नहीं होगा, कंटाला आने लगेगा, करने का मन नहीं करेगा। 10 दिन तक जो बच्चा अपनी खुद की शपथ लेके ये 10 दिन तक फॉलो करेगा, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। अदरवाइज आई विल चेंज माय नेम, आई एम सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins which kill the insect such as। अपना जो Bacillus thuringiensis होता है ये क्राई प्रोटीन बनाता है, तो क्राई प्रोटीन के वजह से कौन कौन से इंसेक्ट को हम मार सकते हैं? बताओ। यस, ये देखो
बैसिलस thuringiensis की मदद से जब इंसेक्ट इस प्रोटीन को खाते हैं तो इंसेक्ट के पेट में अल्कलाइन पीएच होता है। याद रखो हाँ, ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन पीएच में ही एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच में कभी एक्टिव नहीं होता, नहीं तो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाता है क्योंकि अपने स्टमक में HCl है और हमारी बॉडी फिर प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये जो इंसेक्ट है या ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन पीएच में ही काम करता है। और जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं इनका अल्कलाइन पीएच होता है स्टमक का, इसीलिए ये कीड़े मर जाते हैं जब वो लोग इस बैक्टीरिया को खाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें से जो प्रोटीन निकलती है, ये प्रोटीन कौन से टाइप के सेल्स को अटैक करती है? लेपिडेप्टेरा, यस, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, सो ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। मैं बार बार आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए? क्योंकि जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट पे फोकस कर रहे हैं ना, उन्हीं बच्चों का सीईटी में अच्छा मार्क्स आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत वन शॉट लेक्चर देखते हैं, लेकिन सीईटी एग्जाम में मार्क्स कम आता है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपके पास जो ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चे हैं उनको ना क्लासेस वाले नोट्स दे देते हैं कि ये नोट्स में से प्रैक्टिस करना है, लेकिन पेपर में प्रैक्टिस करना और रियल में ऑनलाइन में एग्जाम देना, दोनों में ना फर्क होता है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना तो आपको मेंटल प्रिपरेशन होती है कि एग्जाम में भी कम टाइम रहेगा, 45 सेकंड्स रहेंगे और 45 सेकंड्स में क्वेश्चन हमको करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है 90 मिनट्स में डॉट विंडो बंद हो जाती है। ऑफलाइन मतलब जब आप पेपर पे सॉल्व करते हो तो 90 मिनट्स में पेपर खींच नहीं लेती है टीचर, बट ऑनलाइन में तो कंप्यूटर ही बंद हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज मॉक टेस्ट सॉल्व करो, और जिनको जेन्युइनली मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करना है तो आप ट्रायल के लिए हमारे ये दो फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। मतलब जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स है उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि हमारा ना एक ऐप है प्ले स्टोर पे। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन खोलो। नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको फ्री मॉक टेस्ट दिखेगा। यहाँ पर आपको 100 एमसीक्यूज के 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप ये मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, ठीक है, पैसे नहीं डालने बट और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। तो आप ये वाला पीडीएफ ओपन करो, एमएसटी सीईटी 2025 का एक फोल्डर रहेगा, उस फोल्डर को ओपन करो, उसमें आपको ये 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको और एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, आप ये वाला फोल्डर चेक करो। तो फ्री में बहुत कुछ आहे, पण जर तुम्हाला खरंच सॉल्व करायचे असतील एमसीक्यूज आणि तुम्ही कुठेही कोणतीही कोचिंग लावली नाहीये अजून पण, आणि तुम्हाला सीईटी मध्ये आता 15-20 दिवसात चांगले मार्क आणायचे आहेत, तर तुम्ही आमचा मॉक टेस्ट वाला कोर्स जॉइन करा। ह्या कोर्समध्ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुम्हाला 3400 मिळतील आणि चॅप्टर वाइज मॉक टेस्ट, एक चैप्टर का 3 मॉक टेस्ट है एंड फॉर 1 मॉक टेस्ट देयर आर 20 एमसीक्यूज, तो 19 चैप्टर इनटू 60 एमसीक्यूज, 3 मॉक टेस्ट है ना, हर एक मॉक टेस्ट में 20 एमसीक्यूज है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 1200 एमसीक्यूज इधर पे मिलेगा चैप्टर वाइज आणि मिक्स्ड पीवायक्यूज तुम्हाला इथे मिळणार, म्हणजे 4-5 हजार एमसीक्यूज तुम्हाला इजीली मिळतात मॉक टेस्ट मध्ये। मॉक टेस्ट क्या करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन रॉन्ग आएगा उसको एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद उसका थियोरी पढ़ो। एनालाइज करना मतलब देखना कौन से टॉपिक से रॉन्ग गया, और थियोरी पढ़ने के बाद वापस से एमसीक्यू सॉल्व करो। बस ये रिपीट करते रहो, 15-20 दिन तक आप रिपीट करो। हमने 30-35 मॉक टेस्ट दिया है, आई गारंटी यू आपका 70 से ज्यादा मार्क्स आएगा। बस ये पैटर्न रिपीट करो, ठीक है। अभी जिसको समझना है वो समझ गया, जिसको नहीं समझना है आप अपने हिसाब से करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The genetically modified cotton in India has been developed for BT cotton, BT rice, BT wheat। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है वो कॉटन हमने क्यों बनाया? क्योंकि जो पुराना कॉटन था उसमें इंसेक्ट जल्दी लग जाते थे, कीड़े जल्दी लग जाते थे, तो हमको नया कॉटन बनाना पड़ा, मतलब नया कॉटन का स्ट्रेन बनाना पड़ा, जिसमें हमने बैसिलस thuringiensis का स्पोर यूज किया। बैसिलस thuringiensis क्या करता है? कॉटन के प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाता है, यानी कि उसको इंसेक्ट और पेस्ट से बचाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करो, इसमें से आपको रिवीजन इजीली हो जाएगा। तो जो कॉटन हमने बनाया है वो रेजिस्टेंट है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो इंसेक्ट और पेस्ट से बचाने के लिए हमने नया कॉटन बनाया। ये देखो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जो आंसर कमेंट कर रहा है, मैं सबका कमेंट देख रही हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली कमेंट करो तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो। जीन थेरेपी इज यूज्ड टू, जीन थेरेपी हम कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं? कैंसर सेल्स को वापस नॉर्मल बनाने के लिए, यस।
बैक्टीरियल वायरल जीन को वैक्सीन के फॉर्म में यूज करने के लिए, यस। डिलीवर जीन विच विल स्टिमुलेट द हीलिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, यस। तो देखो यहाँ पर डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करने के लिए, कैंसर सेल्स को नॉर्मल बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, और नॉर्मल टिश्यू को मतलब डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, ये सारे पर्पसेस के लिए हम जीन थेरेपी यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal protein and which of the following statement is not true regarding this protein। अभी यहाँ पे बार बार प्रोटीन के बारे में बोला है। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन पीएच में ही एक्टिव होती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, टेल मी। It disrupts the cell of the midgut of insect pest, ultimately killing it, ये सही है। It is coded by several genes, yes। It gets activated by acidic pH। अभी मैंने बोला ना, ये प्रोटीन सिर्फ अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होती है, तो ये वाला गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हाई पीएच में ही सिर्फ एक्टिव होती है। हाई मतलब क्या होता है, अबव 7। अबव 7 मतलब कौन सा पीएच होता है, बेसिक पीएच, म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये आपण अल्कलाइन पीएच म्हणतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which step is performed after isolation of gene from the donor organism। बताओ, जीन आइसोलेट करने के बाद कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है, यस। पहले आइसोलेशन करेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे टारगेट डीएनए को कट करेगा, फिर उसके बाद वेक्टर को कट करेंगे, फिर दोनों को मिलाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। वेक्टर और टारगेट डीएनए को ज्वाइन करेंगे। ये देखो, आइसोलेशन किया, फिर टारगेट डीएनए कट किया, फिर वेक्टर को कट किया, फिर दोनों को ज्वाइन किया, और फिर इसको कॉम्पिटेंट होस्ट में डाला। तो आपको क्या पूछा, आइसोलेशन करने के बाद क्या किया, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, नहीं। कल्चरिंग दीज सेल्स, नो। इंट्रोड्यूसिंग द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू, ये आएगा। यहाँ पर अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ अपना जीन आइसोलेट किया है, ये डीएनए निकाला है, अभी ये भी तो लेना है। ये बनाने के बाद ये लेते हैं ना, वेक्टर को कट करते हैं, इंसर्टिंग द फ्रेगमेंट्स विद डिजायर्ड जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। मतलब अब इस टारगेट डीएनए को लेकर मैं वेक्टर के पास लेके जाऊंगी, तो ये वाला स्टेप आएगा, जॉइनिंग टारगेट डीएनए एंड क्लोनिंग वेक्टर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप लोगों ने 12th के बोर्ड्स के लिए ये पढ़ा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेस, तो आपको सीईटी के लिए भी वो डेफिनेटली यूजफुल होगा, क्योंकि आपको स्टेप्स याद रहेंगे। सेम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी स्टेप याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, यस बोलो। Which body of the government of India regulates genetically modified research and safety of introducing organisms for public service? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेटिकल रिसर्च पे सपोर्ट करती है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। हमने पढ़ा था ना, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप जेनेटिकली रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जो भी डिसीजन लेना है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से लेकर, वो यही कमिटी लेती है, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन फ्रॉम ब्राजील नट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सोयाबीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डैश अमीनो एसिड which caused allergic reactions in those with known nut allergies। तो ये एलर्जी वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। ब्राजील की नट में से जो जीन निकाला था, उस जीन से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, बताओ। सीधा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। ब्राजील की नट में से हमने जो जीन लिया, उससे कौन सा अमीनो एसिड फॉर्म हुआ था, मिथियोनिन अमीनो एसिड। हमने मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए ब्राजील की नट में से जीन निकाला था। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, करेक्ट। एंडोन्यूक्लियस मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से कट करता है, यहां से स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, ये एंडोन्यूक्लियस करता है। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है,
ये डीएनए को साइड साइड से कट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और दोनों एक दूसरे के करेक्ट कंपोनेंट है, मतलब ऑल्टरनेटिव है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 16, दिस इज 17 एंड दिस इज 18। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कट डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, ये तो हमने अभी देखा, ठीक है, ये बराबर है। एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट पे ही डीएनए को काटेगा जहां पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, ये मैंने अभी बताया ना। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को साइड साइड से कट करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यस। अब आता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, आर नॉट प्रोड्यूस्ड, सॉरी, कौन सा प्रोसेस फर्मेंटेशन से नहीं बनता। देखो, दही फर्मेंटेशन से बनता है, घी फर्मेंटेशन से बनता है, हार्मोन फर्मेंटेशन से नहीं बनता। सिरका, विनेगर हम फर्मेंटेशन से बनाते हैं, अभी गर्मी में बहुत खाते हैं सिरका। इंसुलिन हार्मोन फर्मेंटेशन से नहीं बनता। मीठी दही फर्मेंटेशन से बनता है, चीज फर्मेंटेशन, वाइन फर्मेंटेशन। एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी वाला प्रोटीन है, ये भी हार्मोन है, ये भी फर्मेंटेशन से नहीं बनता। तो ये तीन चीजें फर्मेंटेशन से नहीं बनती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और प्लीज अपने फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर करो, सेल्फिश मत बनो, उनकी हेल्प करो, क्योंकि उनकी हेल्प होगी तो आपको भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने किसी की भलाई की है। और बेचारे बच्चों को भी सही पता चल जाएगा कि कहाँ से पढ़ना है और लास्ट के 15-20 दिन में सीईटी कैसे प्रिपेयर करनी है। और हमारे भी एफर्ट्स ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन दिखाने के बाद सबको कंपलसरी नीचे कमेंट करना है कि आपके टोटल कितने आज एमसीक्यूज राइट थे और कितने रॉन्ग थे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अमंग द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट वर अवॉर्डेड विथ फॉल्स पेटेंट्स, कौन से ऐसे प्रोडक्ट थे इंडिया के जिसका पेटेंट हमसे चुरा लिया गया था, बताओ। यस, हल्दी, नीम और बासमती राइस, ये तीन प्रोडक्ट हमसे चुरा लिए गए थे, तो ये बायो पेटेंट के अंदर आता है, राइट। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर आपको मिनी मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो आप मिनी मॉक टेस्ट वाला कोर्स ले सकते हो। यहाँ पर 900 एमसीक्यूज मिलेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे। आपको बड़ा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो बड़ा मॉक टेस्ट लो। अगर आप वरदान बैच लेते हो तो इसमें पूरा मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है हमने, अगर पेमेंट इशू होता है तो, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से हेल्प मिलेगी, अच्छे से रिविजन होगा। अब नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स भी मैं फटाफट आपके लिए लेकर आऊंगी और फिर उसके बाद हम क्लास 11th के 4 चैप्टर्स का एमसीक्यू लाएंगे। पूरा सीईटी का सिलेबस का मैं एमसीक्यूज दूंगी। आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते जाओ और शेयर करते जाओ, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और काम करूंगी। यस, so hopefully you will do this, you will subscribe the channel and you will share it with your friends and you will keep studying. नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक बार थ्योरी रीड करके आना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।